So hello guys, welcome again to our class, that is Mohit Sir Physics. So today we are going to discuss some another questions of our series, that is DC पांडे सॉल्यूशन. ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन जो है भाई डिस्कस करे हैं. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो डिस्कस करा था. अगर आपने एक बार नहीं देखा है तो भाई ज़रूर देखिए क्वेश्चन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फॉर नीड पॉइंट ऑफ व्यू. तो अभी जो है हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करने जा रहे हैं. आज भी एक अच्छा क्वेश्चन जो है इसमें लास्ट पे आता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट 2020. तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस वीडियो का. तो इसमें अभी हम 16th क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन आज वाले क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे. इसमें सबसे पहले बोल दे रहा है 10 माइक्रोफेरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट. सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है. ऐसा क्वेश्चन मेनली बोर्ड में ही पूछा जाता है. ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले एक 10 माइक्रोफेरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है जिसकी सर्कुलर प्लेट्स हैं. ठीक है, और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है. ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है. आपको सिंपली चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना है ईच प्लेट के ऊपर. तो इसका तो आपको सिंपली फॉर्मूला जो है पता है आपको. चार्ज कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू V रहता है भाई. क्लियर है. तो जो Q का वैल्यू आ जाएगा, C आपको दे रखा है 10 इंटू 10⁻⁻6. 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 फेरेड एंड V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट. ये भी आपको दे रखा है. तो यहाँ से आपका चार्ज जो है वो निकल के आ जाएगा. कितना आ जाएगा मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, 120 माइक्रो कूलम. ये आपके पास जो है इसका फर्स्ट पार्ट था. बड़ा इजी है, बोर्ड में पूछा जाता है ऐसे जनरली क्वेश्चन. उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखेंगे इसका. ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें बोल दे रहा है कैलकुलेट चार्ज ऑन प्लेट्स इफ सेपरेशन वर डबल्ड एंड कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी. मतलब अब बोल दे रहा है कि अगर आप सेपरेशन जो है दो सर्कुलर प्लेट्स के बीच में डबल कर दें. ठीक है, पहले D था तो इस बार आप 2D कर दें और कैपेसिटर को बैटरी के साथ ही कनेक्टेड रखें, तो उस केस में चार्ज जो है वो कितना आएगा. देखो फॉर्मूला से तो आप सिंपली ये निकाल ही लेंगे. क्लियर है, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ फॉर्मूला से अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे आपके पास चार्ज निकालना है. सो Q इज इक्वल टू C इंटू V रहता है आपके पास. फॉर्मूला तो यही है चार्ज निकालने का. बट अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो सेपरेशन है वो आपने डबल कर दिया. तो सेपरेशन करने के लिए बात करेंगे हम किसकी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है भाई, तो अगर ये D है तो अब वो कह रहा है सेपरेशन जो है आपने वो कितना कर दिया, 2D कर दिया. तो मैं इसको C डैश लिख लेता हूँ. तो ध्यान से देखेंगे तो जो वैल्यू आएगा C डैश का उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट A ओवर D आ जाएगा. क्लियर है. तो मतलब कि ये C डैश किसके इक्वल आ गया भाई, C डैश इक्वल टू C/2. मतलब इस बार आपका जो कैपेसिटेंस है वो हाफ हो जाएगा पहले से. तो आप यहाँ पे सिंपली ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो मतलब Q इज इक्वल टू C/2 इंटू V हो जाएगा. मतलब जो पहले वाला चार्ज आया था उसका हाफ हो गया. पहले वाला चार्ज कितना लगाया था हमने, Q इज इक्वल टू CV लगा के 120 लगाया था. तो 120 डिवाइडेड बाय 2, तो Q का जो वैल्यू आया दैट इज 60 माइक्रो कूलम जो है इसका मेनली रिजल्ट आ गया भाई. ये तो रहा आपका फॉर्मूला से आपने ये कैलकुलेट कर लिया. क्लियर है. एक बट अगर हम इसका कॉन्सेप्ट देखें कि भाई अगर डिस्टेंस को बढ़ाने से, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस बढ़ाने से वो कैपेसिटेंस जो है कम कैसे हो गया. अगर कॉन्सेप्ट देखिए तो फॉर्मूला लगा के हमने जनरली जान लिया, कॉन्सेप्ट समझेंगे. देखो अगर आप दो कैपेसिटर्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, और हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कैपेसिटर में, एनर्जी को स्टोर करना और बहुत छोटे से स्पेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करना. क्लियर है. ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो जो उसका एनर्जी स्टोर करने का जो हमारा मोटिव था थोड़ी सी जगह में कम डिस्टेंस में, वो भी कम होता जाएगा. और जो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, चार्ज की फॉर्म में स्टोर होती है.
ठीक है। अगर चार्ज की फॉर्म में स्टोर होती है, आपका स्पेस और बढ़ गया, डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, तो चार्ज का जो स्टोरेज है एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी का जो स्टोरेज है चार्ज की फॉर्म में, वो भी कम होता जाएगा। क्लियर है। और अगर चार्ज कम हो रहा है तो वहाँ पे आपका जो कैपेसिटेंस है उस प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। चार्ज भी रिड्यूस हो जाएगा और कैपेसिटेंस भी उसका रिड्यूस हो जाएगा। देख सकते हैं आप, कैपेसिटेंस भी रिड्यूस होगा और चार्ज भी रिड्यूस हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था, लॉजिकल चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, तो सिंपली हम निकाल ही लेंगे, लेकिन इस चीज़ का आपको आगे भी जरूरत पड़ सकता है। क्लियर है। ध्यान देंगे कि डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो कैपेसिटर का मेन मोटिव है हमारा एनर्जी को स्टोर करने का, वो भी कम होता जा रहा है आगे। ठीक है, क्योंकि चार्ज का स्टोरेज कम होता जा रहा है, कैपेसिटेंस भी कम होता जा रहा है। तो लॉजिकली आप देखेंगे तो सीधा विदाउट कैलकुलेशन भी आप बता सकते हैं कि हाँ, चार्ज जो है वो कम होगा पहले से। क्लियर है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब आप थर्ड पार्ट समझेंगे। इसमें थर्ड पार्ट में बोल दे रहा है चार्ज कितना होगा प्लेट्स के ऊपर अगर आप उस कैपेसिटर को बैटरी से तो कनेक्ट रखें, ठीक है, और आप उसका जो रेडियस है हर प्लेट का वो कितना कर दें, डबल कर दें, विदाउट चेंजिंग देयर सेपरेशन। अब आपको सेपरेशन डी ही रखना है, बट आपको जो सर्कुलर प्लेट्स है, यहाँ पे बात सर्कुलर प्लेट्स की करी गई थी, ठीक है, तो उनका जो रेडियस है वो डबल कर दिया आपने। भाई अगर रेडियस की बात आ रही है तो आपको देखते ही याद आना चाहिए कि यहाँ पे एरिया का बात होगा, और बात सर्कुलर प्लेट की करी गई है तो एरिया जो होता है सर्कुलर प्लेट का पाई आर स्क्वायर रहता है। ठीक है, और अगर पाई आर स्क्वायर रहता है यहाँ पे, तब आपके पास जो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D रहता है, वो किसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ से C इज इक्वल टू R का वैल्यू आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। 2R करूँगा तो मैं यहाँ पे 4R स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई D। मतलब इस बार C का वैल्यू, C डैश लिख लूँ मैं यहाँ पे, C डैश वो कितना हो गया, 4 टाइम्स C हो गया। क्लियर है। ठीक है भाई, अब अगर आप यही वाला वैल्यू उठा के Q इज इक्वल टू CV में पुट करेंगे तो वहाँ पे कुछ 4 टाइम्स आ जाएगा। मतलब ऐसा है, तो आप यहाँ पे Q इज इक्वल टू 4 टाइम्स C डैश V डैश कर दे तो मैं 4 टाइम्स C भी कर देता हूँ। मतलब Q इज इक्वल टू 4 इंटू CV का जो वैल्यू था वो कुछ इतना था। ठीक है भाई, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका यही जो है एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट भी याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आते हैं, लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उनमें यही चीज़ें बेसिक ही यूज रहता है ज़्यादातर। क्लियर है। सो नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। देखेंगे भाई, इसे बोल दे रहा है 450 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर दिया गया है, इस चार्ज अप टू 295 वोल्ट, देन ए वायर इज कनेक्टेड बिटवीन द प्लेट्स। हाउ मैनी जूल्स ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एज ए कैपेसिटर डिस्चार्जेस ऑल ऑफ एनर्जी दैट वाज स्टोर्ड गोज इनटू हीटिंग द वायर। मतलब कुछ ऐसा बोल दे रहा है, आप ऐसा मानिए कि यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर जो है वो दिया गया है। क्लियर है भाई। ठीक है, और उसका जो कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू 450 माइक्रोफेरेड, और उसके साथ बैटरी लगाया है अपने कितने वोल्ट का लगाया है, दैट इज 295 वोल्ट। क्लियर है। अब ये बात करी गई है इसमें, उसने बोला है कि इस कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया 295 वोल्ट का देके। क्लियर है। अब इसको यहाँ से हटा दिया गया, ऐसा मानो, ऐसा उसने बोल दिया क्योंकि उसने ऐसा कहा है अप टू 295 वोल्ट। अब वो बोल दे रहा है कि आपने एक वायर कनेक्ट कर दिया इसके बीच में। जब वायर कनेक्ट करा, ठीक है, तो अब ये जो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करा होगा, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर करा होगा, तो जो एनर्जी वो डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, इस ऐसा यहाँ से, जब वो यहाँ से सारी एनर्जी डिस्चार्ज करेगा तो वो वायर को हीटअप कर देगा यहाँ से। क्लियर है। तो जो हीट करेगा तो यहाँ से कितना थर्मल एनर्जी जो है वो एमिट होगा, यही इसने पूछा है। बात समझ आ गई होगी। क्लियर है। तो भाई इसमें सिंपल है, अगर इसमें मान लो एक बैटरी लगा के
295 वोल्ट का बैटरी हटा के इसको चार्ज कर दिया, ठीक है। अगर इसकी जगह पे एक ऐसा और कैपेसिटर लगा देता मान लो, ठीक है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते, तो हम बात करते यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का। आपको सभी को पता है जब भी एक दूसरा कैपेसिटर पहले कैपेसिटर के साथ पैरेलल में आके ऐड हो जाता है तो वहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है। वहाँ पे दोनों चार्जेस बराबर हो जाते हैं, ठीक है, दोनों पे चार्ज बराबर रहता है अगर दोनों का कैपेसिटी सेम है, और पोटेंशियल भी बराबर हो जाता है बिकॉज ऑलरेडी पैरेलल में है, तो वहाँ पे हम कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते। क्लियर है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक अकेले कैपेसिटर की बात करी गई है, कुछ इसी तरह के सिंगल कैपेसिटर है, तो ऑब्वियसली बात है वो जो सारी की सारी एनर्जी स्टोर करेगा चार्जेस की फॉर्म में, जो उसने स्टोर करा है वो इस वायर को ही हीटअप करने में यूज़ करेगा। तो वो एनर्जी जो है किस तरीके से निकाल सकते हैं आप, हाफ ऑफ CV², जिसको आप हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं, H की फॉर्म में बोल सकते हैं। सो हाफ आपको C का जो वैल्यू है आपको दे रखा है यहाँ पे 450 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁻⁶, और V का वैल्यू भी ऑलरेडी आपको गिवन है। सो 295 का स्क्वायर करेंगे तो यही आपका हीट एनर्जी जो है आपके पास निकल के आ जाएगा। भाई कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा भाई। अगर आपके पास दूसरा कैपेसिटर लगा होता तो ये जो एनर्जी जो उसने चार्जेस जो है यहाँ पे स्टोर करे थे, ठीक है, एनर्जी स्टोर करा था, वो सारा ट्रांसफ़र होकर धीरे धीरे दूसरे कैपेसिटर पे आता, फिर आप कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाते दोनों कैपेसिटर का यूज़ करते हुए। क्लियर है। तब आप एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल निकालते। इनिशियली तो यही था, फाइनल कौन सा आता जब दोनों में ट्रांसफ़र हो जाए, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो आता है वो एनर्जी जो है आपका हीट एनर्जी निकलता, उसको भी आप हाउ मेनी जूल्स ऑफ थर्मल एनर्जी की फॉर्म में कह सकते थे। ठीक है। एक NCERT में एग्जांपल भी दिया है, आपको मैं बता दूं, ये एग्जांपल है शायद 2.10 है या शायद 2.11 है, ठीक है। उसमें भी आपको एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट जो है वो लगाया गया है, ठीक है, एनर्जी निकाला गया मेनली फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये था क्वेश्चन नंबर 70। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स देखेंगे। इसमें बोल दे रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, फिगर मैंने बना दिया है डायरेक्टली। इसमें एक बोल दे रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको आपने 10,000 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, और वही बोला गया है कि आपका जो सेपरेशन है इन बिटवीन दीज प्लेट्स इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर दिया गया है, एरिया दिया गया है उसी प्लेट्स का 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट करने के लिए बोला है कैपेसिटेंस। अब बात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की करी गई है तो भाई हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपली C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D ही लगाएंगे, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो C आपके पास निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया आपको दिया है 2 दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस भी आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कैपेसिटेंस जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा 5 मिलीमीटर है, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो C का वैल्यू यहाँ से सिंपली निकल आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद चार्ज पूछा है ऑन ईच प्लेट, चार्ज पूछा है तो सिंपली आप Q इज इक्वल टू C इंटू V लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। C आप यहाँ से जो भी निकालेंगे वो यहाँ पे आप पुट करेंगे, तो C का वैल्यू और V का वैल्यू आपको दे रखा है 10,000, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपके पास Q आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही करवा दिया। उसके बाद बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन देम, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्रिएट होता है उसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो E का फॉर्मूला जो रहता है ध्यान देंगे वो V/D रहता है भाई, ठीक है। E इज इक्वल टू V/D। V आपको दे रखा है 10,000 और आपको D भी दे रखा है 5 मिलीमीटर, जो कि आप चेंज करेंगे तो आपका यहाँ से E का वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 18th क्वेश्चन। ऐसा तो बोर्ड में भी कई बार ही पूछता है,
ठीक है। जनरली वो यहाँ पे 2-3 कैपेसिटर लगा देता है साथ में, सीरीज में लगा दे, शायद पैरेलल में लगा दे, उसके बाद आपको पूछता है चार्ज ऑन ईच प्लेट, ठीक है, तब आपको पूछता है। तब भी आप कुछ इसी तरीके से Q इज इक्वल टू यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, और अगर चार्ज सीरीज में है तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो हर कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो सेम ही आएगा, क्लियर है। बट पहले आपको C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। देखेंगे भाई इसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हमें लिखा नहीं है इसमें, देख दो। कह रहा है कि आपके पास 3 कैपेसिटर दिए गए हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। 8.4 का एक दिया गया आपको, एक दूसरा 8.2 का दिया गया है, एंड थर्ड वन इज़ 4.2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में दिए गए हैं और वहीं इनको 36 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है, एक बैटरी दिया गया है, ठीक है। तो अब सबसे पहला पार्ट आपके पास आता है कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन 4.2 माइक्रोफैरड। 4.2 के ऊपर मतलब इसके ऊपर चार्ज जो है कितना होगा। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था कि अगर 3 कैपेसिटर आ जाएंगे तो आप सबसे पहले उसका C इक्विवेलेंट निकालेंगे, और C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्योंकि चार्ज जो है सीरीज़ में रहता है, बराबर रहता है, सभी के ऊपर सेम रहता है, तो जो इसके ऊपर चार्ज रहेगा वही इसके ऊपर रहेगा और वही सेम 4.2 के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले हम Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट जो है भाई वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा 1/8.2 प्लस 1/8.4 है, यहाँ पे 8.4 है भाई, यहाँ पे 8.4 है, तो यहाँ पे 8.4 आ गया मेरे पास, और यहाँ पे 1/4.2 आ गया। इसका आप एलसीएम लेंगे 8.4, 8.2, 8.4.2 कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो वैल्यू आएगा 8.2 मल्टीप्लाई 4.2 आ जाएगा, प्लस 8.4 मल्टीप्लाई 4.2 प्लस में कितना आ गया आपके पास, ये 8.4 मल्टीप्लाई 8.2। भाई कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका C इक्विवेलेंट जो है C इक्विवेलेंट जो है यहाँ से कुछ निकल आएगा, क्लियर है। अब जो C इक्विवेलेंट आएगा वही आप उठा के यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपके पास यहाँ से चार्ज निकल आएगा। तो अब जो भी चार्ज आएगा वो तीनों में सेम बटेगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं सीरीज़ में हैं, तो जो इसके ऊपर चार्ज रहेगा वही सेम इसके ऊपर रहेगा और वही सेम इसके ऊपर रहेगा, क्लियर है। बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले Q कैलकुलेट कर लेंगे, तो चार्ज जो है C इक्विवेलेंट में है, बराबर आएगा सभी के ऊपर, तो वही 4.2 के ऊपर भी सेम ही रहेगा तीनों से, क्लियर है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे, फर्स्ट हो गया। अब उसमें बोल रहे हैं टोटल एनर्जी जो है कितना स्टोर्ड होगा, टोटल पूछा है भाई, टोटल एनर्जी पूछा है स्टोर्ड इन ऑल 3 कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप जो फॉर्मूला लगाएंगे इसका टोटल एनर्जी का, तो वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट V²। भाई टोटल पूछा है, ठीक है। अगर टोटल पूछा होगा तो आप सिंपली C इक्विवेलेंट को ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। C इक्विवेलेंट का ही जो ये वैल्यू आएगा वही उठा के आप यहाँ पे पुट करेंगे। V आपको दे रखा है तो आपके पास यहाँ से टोटल एनर्जी भी आ जाएगा। भाई कैलकुलेशन तो आप खुद ही से कर लेंगे ना। C इक्विवेलेंट का वैल्यू उठा के सिंपली यहाँ पे रखना है। V का वैल्यू आपको दे रखा है 36 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगा। अब आ जाइए थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में बोल दे रहा है कि आपके पास जो एक कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर, ठीक है। तो इस तीनों कैपेसिटर को अब यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया इस वायर से, ठीक है। यहाँ से हटा दिया गया इधर से, और इनको हटा के अब कुछ इस तरीके से बना दिया गया है। ये कुछ इस तरीके से इनको पैरेलल में लगा दिया गया है। और जब इनको हटाया गया था, आपको बता दूं, तो ये कम्प्लीटली चार्ज थे तीनों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विदाउट अलोइंग देम टू डिस्चार्ज, बिना डिस्चार्ज हुए उनको वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब वो तीनों कैपेसिटर जो हैं ऑलरेडी चार्ज हैं, ठीक है। और उनको जब रिकनेक्ट करा गया पैरेलल फ्रॉम ईच अदर,
क्लियर है। तो जब पैरेलल में लगाया गया तो उस केस में इनके ऊपर टोटल वोल्टेज जो है वो कितना रहा। क्लियर है। देखो भाई, अगर एक कैपेसिटर मान लो ऐसा रहता और मैं दूसरा यहाँ से लेके आता और यहाँ पे लगा देता, तो मैं कॉमन पोटेंशियल की बात करता यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सीरीज से हमने पैरेलल में लगाया गया है, तो सीरीज से पैरेलल में लगाया है, तो मैं यहाँ पे जो क्यू टोटल का वैल्यू आएगा मेरे पास, वो इस बार कितना आ जाएगा, क्यू इसके ऊपर है, क्यू इसके ऊपर है, तो क्यू इसके ऊपर होगा, सो 3 टाइम्स क्यू आ जाएगा। और ये आपको क्यू जो है आपने यहाँ से कैलकुलेट जो है कर लिया है, इसका वैल्यू शायद आ रहा था 76 आ रहा था। इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 6 18, 288 आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास क्यू टोटल जो है वैल्यू आ रहा था माइक्रो कूलम में। ध्यान देंगे, मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपने सीरीज से पैरेलल बनाया है। क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे क्यू 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 अगर आप मान के चलेंगे तीनों में सेम रहेगा, तो सीरीज से पैरेलल में हटा लगाया और हमने बैटरी यहाँ से हटा दी गई है, बैटरी हटा दी गई है, इसीलिए आप यहाँ से क्यू को तीनों को सभी को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 3 टाइम्स क्यू कर दे रहा हूँ। क्लियर है। तो ये क्यू टोटल आपके पास इतना आ गया। अब ये क्यू आ गया आपके पास, और जो आपके पास वोल्टेज का फॉर्मूला रहता है दैट इज़ V इक्वल टू क्यू ओवर C इक्विलेंट। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपके पास C इक्विलेंट का जो वैल्यू है आप यहाँ पे लगाएंगे 288 डिवाइडेड बाई C इक्विलेंट कितना है 8.4 है, प्लस 8.2 है, प्लस 4.2 है। क्लियर है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे भाई, तो यहाँ से आपका ये वोल्टेज जो है एग्जैक्टली सोल्व हो जाएगा। ये आपका मेनली इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था ध्यान रखने वाला, क्योंकि जब आप सीरीज से पैरेलल में जाते हैं तो आप जो यहाँ पे चार्ज लेके चल रहे हैं, मान लो क्यू 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 सेम लेके चल रहे हैं, सीरीज में सेम रहेगा, तो वही आप पैरेलल में भी लगा सकते हैं। क्लियर है। अगर यहाँ पे ऐसा ना होता, पहले ऐसा बोलता कि एक कैपेसिटर है, आपने अलग से दूसरा लगाया यहाँ पे और बैटरी को हटा दिया, तब आप ज़रूर कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते। क्लियर है। तब आप C1 V1 प्लस C2 V2 का कॉन्सेप्ट लगाते इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V, वहाँ से आप V निकालते। क्लियर है भाई, समझ आ गया होगा। तो ये था वोल्टेज का वैल्यू जो है तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर सेम रहेगा, पैरेलल में है तो बराबर आएगा। जो यहाँ पे V आया है वही इसी के ऊपर और इसी के ऊपर और इसी के ऊपर C1 C2 C3 के ऊपर सेम रहेगा। तो ये थर्ड हो गया। उसके बाद बोल दे रहा है कि टोटल एनर्जी आपको इस बार निकालना है। अब टोटल एनर्जी निकालना है भाई यहाँ पे, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब टोटल एनर्जी की जो बात करी है वो इस वाले सर्किट में बात करी गई है, तो मतलब U टोटल का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा इस बार, हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C3 V स्क्वायर। ठीक है भाई। V इसीलिए V लिखा है यहाँ पे क्योंकि ये पैरेलल में है तीनों, तो ये आपके पास यहाँ पे V और V जो है यहाँ पे तीनों में सेम रहेगा। सो आप यहाँ पे सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं 8.4 प्लस 8.2 प्लस 4.2 इंटू V का स्क्वायर, जो V यहाँ पे आएगा आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर जो है निकल के आ जाएगा भाई। ये आपका इसका एग्जैक्ट जो है वो आंसर था। क्लियर है। सो यही था भाई मेनली इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें याद रखने वाला वो यही है। जब आप सीरीज से पैरेलल में जाएंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पैरेलल से ही एक अलग कैपेसिटर लेके आते हैं तो वहाँ से आप कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है जनरली यूज़ करेंगे। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now move to the question number 22 which is very important question for NEET एग्ज़ाम। मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे आपको इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। 2 कैपेसिटर दिए गए आपको A and B having slabs of dielectric constant K equal to 2 are connected in series
व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 230 वोल्ट सप्लाई, पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी इज़ 130 वोल्ट, ए के अक्रॉस 130 दिया गया और बी के अक्रॉस 100। पहले यहाँ तक समझेंगे। इसमें बोल दे रहा है कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं। भैया आप इस तरीके से समझिए, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से दो कैपेसिटर जो हैं दिए गए हैं, ठीक है, और ये वाला ए लगा लीजिए आप और दूसरा बी लगा लीजिए, ठीक है। 230 वोल्ट का सप्लाई जो है उनको जोड़ दिया गया उससे, ठीक है, और उनको सीरीज़ में रखा गया है और उनमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वो डाल दिया गया है जिसका वैल्यू 2 के बराबर है दोनों के लिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और वहीं जब आप 230 जो है वो इक्विवेलेंट वैल्यू देते हैं तो उसी केस में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कितना आ रहा है, 130 आ रहा है, क्लियर है। और वहीं इसी के अक्रॉस 100 वोल्ट आ रहा है। भाई समझ आ गया होगा, इतना हमने अभी तक स्टेटमेंट जो है पढ़ा है और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं तो वो भी लिख लेंगे। सबसे पहले हमें उसने बोला है 230 वोल्ट के साथ उसको जोड़ दिया गया है, मतलब ये कुछ इस तरीके से मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन दूंगा, V1 प्लस V2 को 230 वोल्ट से जोड़ दिया गया है, क्लियर है। यहाँ से इतना स्टेटमेंट हमें मिला है। उसके बाद बोल दे रहा है इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस इज रिप्लेस्ड फॉर वन विच इज K इज इक्वल टू 5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। मतलब अब वो बोल दे रहा है कि अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक नया लेके आएँ जिसका वैल्यू आप क्या देंगे, K इज इक्वल टू 5 देंगे, ठीक है, और उसको आप ऐसे वाले कैपेसिटर में डाल दें जिसका कैपेसिटेंस जो है वो स्मॉलर होगा, क्लियर है, इन दोनों में से, और तब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों के क्रॉस, वो इसमें इसने पूछा है, क्लियर है। तो यहाँ से अभी तक हमने पढ़ लिया, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे आप। पहले उसने पहला लाइन दिया, सबसे पहले लाइन बाय लाइन बढ़ना है, एकदम से सारा क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से मेरे पास क्या क्या टर्म्स गिवन है। K का वैल्यू मेरे पास 2 दिया गया है और मेरे पास VA का वैल्यू जो है वो V1 का वैल्यू जो है मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे 130 दिया गया है और V2 का वैल्यू मेरे पास 100 दिया गया है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि भाई V1 का जो वैल्यू रहता है वो किसके बराबर रहता है, Q/C1 के बराबर रहता है, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर सिमिलरली मेरे पास V2 का वैल्यू जो है वो Q/C2 के बराबर लिख सकता हूँ मैं। भाई ऐसा इसलिए लिख पा रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में है, ठीक है, और सीरीज़ में है तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मेरे पास चार्ज तो गिवन नहीं है, चार्ज गिवन नहीं है, और अगर मैं Q/C1 Q/C2 लिख लूँ और दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास Q से Q कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास Q नहीं था यहाँ पे और Q को मेरे को हटाना भी था, तो मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, क्लियर है, बात समझ आ गई। इसीलिए मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा है। सो यहाँ पे आप V1 डिवाइडेड बाय V2 करेंगे, Q/C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय Q हो जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा। V1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 130 दे रखा है और ये 100 दे रखा है, इससे कटेगा। सो जो V1 का वैल्यू आया वो कितना आया भाई, C2/C1 इज इक्वल टू 13/12 आ गया। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, क्लियर है, इतना समझ आ गया होगा। ये यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आगे देखेंगे। अब वो बोल दे रहा कि अब हम डाइलेक्ट्रिक नया लेके आए और कैपेसिटेंस जिसका स्मॉलर होगा उसमें डाल दिया। अब हमें नहीं पता कि भाई इसका स्मॉलर है कैपेसिटेंस या इसका स्मॉलर है, क्योंकि C1 C2 तो हमारे पास है ही नहीं, क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि इसका C1 जो है कम है, इसका वैल्यू जो है हम कम मान के चलते हैं, कैपेसिटेंस का मान लेते हैं, ठीक है। पहले इसका 2 था, मतलब कि अब आप ऐसा मानिए C इज इक्वल टू K/0 A/D रहता है, क्लियर है। तो अब पहले कितना डिस्टेंस, पहले इसका वैल्यू है वो है आपके पास 2/0 A/D है, ये पहले वाला है जो अभी तक यहाँ पे है। अब हम इसका नया लेके आए हैं, C डैश का जो वैल्यू लिखूंगा वो मैं कितना लिखूंगा, 5 टाइम्स लिखूंगा, क्लियर है भाई। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज 2 का 5 टाइम्स करा है हमने। सो मैं यहाँ पे
सी डैश डिवाइड बाय सी करूँगा तो डी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये सारा कैंसिल हो जाएगा इससे। क्लियर है भाई, समझ आ गया होगा। मतलब सी डैश का जो वैल्यू आया दैट इज़ 2.5 टाइम्स सी। मतलब अब जो आपने डाई इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पे डाला वो कितना आएगा, उसका कैपेसिटेंस वो 2.5 टाइम्स आएगा। और ये आप पढ़ते हैं बात थ्योरी में कि जब भी आप एक डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं किसी कैपेसिटर में तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है। वो कितना बढ़ता है, के टाइम्स। के कितना आया यहाँ पे 2.5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 पहले ही था और इस बार आपने 5 कर दिया तो मतलब 2.5 टाइम्स जो है वो बढ़ गया। क्लियर है, इतना समझ आ गया होगा। बस सब हो गया। अब फिर से आप वही यही वाला प्रोसेस लगाएंगे क्योंकि अब आपके पास जो इसका वैल्यू है वो 2.5 टाइम्स हो गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहाँ तक हो गया होगा भाई। हम ये वाला स्टेटमेंट जो है रखेंगे साथ में, ये वाला स्टेटमेंट C2 बाय C1 जो है साथ में ही रहेगा। तो अब हमारे पास फिर से हम V1 लिखेंगे। V1 का वैल्यू क्या है आपके पास, Q बाय C1 हो जाएगा यहाँ पे, और C1 का मैं यहाँ पे डैश लिखूँगा Q बाय, इसको एक बार ऐसे लिखेंगे। फिर V2 का भी हम Q बाय C2 लिखेंगे। क्लियर है। अब देखेंगे जो C1 का जो वैल्यू है वो कितना है, C1 डैश का यहाँ पे जो वैल्यू है C1, ठीक है, ठीक है, C1 डैश का जो वैल्यू आएगा ये 2.5 टाइम्स। हाँ ठीक है, इसका जो ये क्या था हमारे पास C1 है, अब ये C1 डैश आ गया। अब इसको हमने C1 का जो वैल्यू है वो कम माना था भाई। ठीक है, C1 का वैल्यू कम माना था, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाला था तो हम इसको C1 डैश मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप C1 डैश लिखेंगे तो C1 डैश का जो वैल्यू आया वो 2.5 टाइम्स C हो गया। सिमिलरली Q का वैल्यू कितना था यहाँ पे, ये तो उतना ही रहा है आपके पास। C2 का वैल्यू जो है ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, V1 बाय V2 हो गया, Q बाय 2.5 टाइम्स C हो गया। क्लियर है। और सिमिलरली C2 ओवर Q हो जाएगा और Q से Q कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा मेरे पास ये V1 ओवर V2 और C2 ओवर 2.5 टाइम्स, ये कितना आ गया यहाँ पे C है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास C1 डैश है तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि इसको, ये C1 है यहाँ पे, C1 है यहाँ पे भी C1 है, 2.5 टाइम्स C1, क्योंकि C1 का 2.5 टाइम्स हुआ है। ये C1 था यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे C1 है भाई, कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। सो 2.5 टाइम्स C1 हो गया। अब यहाँ पे आपने वैल्यू रखा है ये, इसको आप ऐसा करिए C1 डैश डिवाइड बाय C2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब C1 डैश इज इक्वल टू 2.5 C1 है तो मैं इसको C2 से डिवाइड करूँगा भाई। क्लियर है। ठीक है, C1 डैश डिवाइड बाय C2 है तो यहाँ पे भी C1 है, ये C1 है, इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास ये वाला वैल्यू ध्यान से देखेंगे, ये वाला वैल्यू जो है गिवन है, ये रहा C2 बाय C1। बात समझ आ गई होगी। सो 1 बाय 2.5 और C2 बाय C1 का वैल्यू कितना आ गया 13 बाय 10, मतलब ये कितना हो गया 1.3 हो गया भाई। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो ये जो वैल्यू आया भाई इस बार V1 बाय V2 का वो कितना आ गया आपके पास, ये वैल्यू आया मेरे पास V1 ओवर V2 इक्वल टू 13 ओवर 25। क्लियर है। ठीक है भाई, अब आप इसका वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं, चाहे आप V2 का पुट कर लीजिए। सो जो V2 का वैल्यू आएगा दैट इज़ इक्वल टू 25 ओवर 13 टाइम्स V1 आ गया। अब ये जो V2 आया है इसको आप उठा के यहाँ पे रखेंगे। सो मतलब V1 प्लस
25 डिवाइडेड बाई 13 V1 इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट हो गया। भाई समझ आ गया होगा, क्लियर है। इसका आप लेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 टाइम्स V1 इज इक्वल टू 230 इंटू 13, क्लियर है। तो यहाँ से आपका V1 आ जाएगा और यही V1 उठा के आप यहाँ पे दोबारा से रखेंगे तो यहाँ से आपका V2 आ जाएगा। तो यही आपका फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से जो निकल के आएगा V1 का वैल्यू, और V1 का तो आ चुका है, यहाँ से V2 का आप निकाल लेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो इसको आप, मैं कह रहा हूँ कि 2-3 बार क्वेश्चन को ट्राई करें, क्लियर है। सो अभी यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। चलिए।